कि यहाँ कार्यकाल कितना होता है और यहाँ कार्यकाल कितना होता है। तो इतनी बातें तो संसद से आपको सीखने को मिल गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? पॉपुलर सवाल है, संसद के कितने अंग होते हैं? कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके? और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। और लोकसभा कैसा सदन है? यहां पे कार्यकाल कितना होता है? और राज्यसभा कैसा है? यहां पे कार्यकाल। तो ये तो हमने बात किया कि संसद, और जो हम लोग आर्टिकल की बात कर रहे थे उसी में संसद आया था ना। आर्टिकल 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में आप किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं वो आर्टिकल 120 बताता है। तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120, और इसमें आप लिखिएगा संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये आर्टिकल 120 बताता है। बात समझ में आ रही है? चलो हम इसका एकदम जहरीला वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो एकदम खतरनाक वाला। कैसे? देखो, अगर आपने 120 पढ़ लिया मेरे भाई तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। देखो आप गलती से कोई चीज गलती करते हो ना, हमने कहा 120, आपने कहा सर हमने तो 210 लिख लिया। क्या लिख लिया? यानी पहला और दूसरा अंक आपने चेंज कर दिया। क्या लिख दिया भाई? पहला दूसरा चेंज कर दिया ना। अब अगर जैसे आपने चेंज किया तो एक सवाल फिर बन गया। अभी तक आपने यहां लिखा था संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और अब यहां पे आप लिखोगे राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और याद करना कितना आसान है। देखो 120 में किसको चेंज किया? केवल 1 और 2 को चेंज कर दिया। कितना बन गया? 200। और ये जो था संसद, उसकी जगह पे कौन आ गया? राज्य विधानमंडल आ गया। बाकी सब कुछ तो वैसे है ना। तो लिख लो अगले पॉइंट में, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। किस आर्टिकल में भाई? और याद करना एकदम आसान है, एक याद रहेगा, दूसरा बोनस है साथ में। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में है? 210 में। चीजों को इतना अच्छे से हमने लिंकअप किया हुआ है ना कि एक बार आपको पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है फिर। और ये सब पॉपुलर सवाल है। मैं क्यों बता रहा हूं हिंदी के इसमें? क्योंकि हिंदी इसलिए बता रहा हूं कि ये सब भाषा संबंधित है, इसलिए हिंदी में पूछ रहा है इसको। हो गया भाई? चलो एक और महत्वपूर्ण हम लोग ले रहे हैं, यहां से हटा दे इसको। चलो अगला महत्वपूर्ण आपका ले रहे हैं हम लोग यहां से, अनुच्छेद 123 लिखिएगा। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 100, कोई बच्चा बताएगा किस इसमें किसका वर्णन है? बिल्कुल एकदम शानदार जवाब है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। किसमें है भाई? अनुच्छेद 123 में मेरे भाई किसका जिक्र है? तो कहेंगे सर राष्ट्रपति का अध्यादेश। नोट करिएगा सब लोग, 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है प्यारे बच्चों? 123 में है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? अच्छा, अगर थोड़ा सा बदलाव केवल करें, जैसे अभी तक हमने गलती की थी, एक गलती और करते हैं, और ये गलती ये करते हैं। बता दो क्या बन गया भाई? केवल पहला दूसरा अंक बदल दिया। क्या बन गया? अगर 123 याद है तो ये तो याद हो जाएगा ना। यहां राष्ट्रपति साहब थे, अब यहां राज्यपाल साहब आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भाई? और ये किसका अध्यादेश हो गया? राज्यपाल का अध्यादेश। किस आर्टिकल में भाई? 200। कितना आसान है याद करना, 123 याद करो, 213 अपने आप याद हो जाएगा। एक राष्ट्रपति एक राज्यपाल है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश कर रखा उसने, और 213 में किसका अध्यादेश है भाई? राज्यपाल का अध्यादेश है। बात समझ में आ गई? अब यहां से मैं आपको जो मैं इतना अच्छे से मेहनत किया हूं चीजों पे, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो यहां पे अब आपके सामने सवाल फिर बन रहा है कि आपका अध्यादेश शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। कौन है? यण संधि की पहचान होती है कि आधा अक्षर आएगा और आधे अक्षर के बाद या व रा में से कुछ आएगा। बताओ आधे अक्षर आया कि नहीं आया? आधा आया, उसके बाद या आया कि नहीं? और यण संधि बनाने का नियम होता है कि पहले आधा अक्षर को पूरा लिख लो। लिख लिया भाई? अगर या आएगा तो इस पे छोटी ई की मात्रा लगा दो। हो गया? अब बता दो यहां कौन सा स्वर छुपा है? बड़ा आ छुपा है ना, वही बाहर ले आओ, बस आदेश लगा दो, खत्म हो गया संधि। कौन संधि हो गया भाई? इसका नाम यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि। तो आप ऐसे बना लीजिए, जहां पे आपने अध्यादेश लिखा उसके नीचे ऐसे बना लीजिए। आधे अक्षर के बाद या व रा आता है तो वो आपका यण संधि होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमने संविधान से जो भाषा के लिए जानकारी था उस पे हमने चर्चा किया। ठीक है, जो आर्टिकल आपके हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उस पे हमने आपको चर्चा कराया है। एक पॉइंट आपका रह जा रहा है, उसको बता देते हैं, फिर आगे मैथ पे चर्चा कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, एक पॉइंट क्या रह जा रहा है जो भी हमने आपसे बताया था ना कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, वही ना। और जो 8 जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था यही बताना है खाली। ठीक है, तो लिखिएगा, ये नोट हो गया पूरा? लिखिएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, अनुसूची है कितनी? लेकिन हमारे हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन है? 8वीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का भाई? 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में कितनी भाषा थी? प्रारंभ में ये 14 भाषा थी। बाद में कितना प्लस किया गया? तब तो 22 हुआ होगा। अब आपके एग्जाम का जो सवाल है वो यहां 8 से है कि कौन सी 8 जोड़ी गई और कब जोड़ी गई। तो आप पहले इसको लिखिए, प्रारंभ में 22 भाषाओं का क्या लिखा आपने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। बाद में निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत, बाद में निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाओं को जोड़ा गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अच्छा, एक शब्द देखो आपके सामने क्या आया है, मैं एक बता दे रहा हूं, शब्दों का पोस्टमार्टम करना है बस। एक शब्द आ रहा है निम्नलिखित, क्या आ रहा है भाई? और निम्नलिखित का विलोम पता है क्या होता है? उपर्युक्त। क्या होता है? निम्नलिखित का मतलब हम अब नीचे लिखने जा रहे हैं। उपर्युक्त का जैसे मैंने कोई चीज पढ़ा दिया, हमने कहा उपरोक्त बातें, कहते उपरोक्त है लेकिन कहना क्या होता है? वो उपयुक्त होता है। क्या होता है? तो अगर निम्नलिखित का विलोम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उपर्युक्त मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और आपसे अब उपर्युक्त में संधि विच्छेद पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? अच्छा बताओ, उपर्युक्त में अब देखो हम लोग बचपन में इसको उड़ौआ रा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? लेकिन इसका नमवा जो है ना उड़ौआ रा नहीं है, इसको रेफ रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ रा बोलते हैं। एक तो पूरा रा होता है और एक देखो जैसे ये उपर्युक्त लिखा है ना, और एक लिखा हुआ मान लो क्रम। क्या लिखा भाई? क्या दोनों में रा है? इसमें भी आधा रा है, इसमें भी क्या है? गलत। इसमें पूरा रा है, उसमें आधा रा है। फर्क जानते कहां हो गया? देखो, जब रा अक्षर के ऊपर लगा होता है ना,
कहां लगा होता है? तो वो आधा होता है। क्या होता है? और वो उस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है जिस पे लगा होता है। अच्छा, अब इसको जब पढ़ोगे तो बताओ, ऊपर युक्त या के पहले पढ़ो ना, लेकिन जब अक्षर के नीचे लगा है रा, तो आप बता दो उसको पहले पढ़ो कि बाद में पढ़ो? क्रम का रा में बाद में पढ़ रहे हो ना? तो मेरे भाई जब नीचे लगा होगा ना, तो जिस अक्षरवा में लगा होगा वो आधा होता है। कौन आधा होगा भाई इसमें? का आधा है, और पूरा कौन है? और मां। ये पूरे हैं। जब नीचे लगा होगा तो जिस अक्षर में लगा होगा वो आधा होगा। क्लियर? और आधा कभी भी रा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ऊपर लगा होगा तो जिस अक्षर के ऊपर लगा है वही आधा रा है, लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे और नीचे वाला उसके बाद पढ़ते हैं। मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपको सिखा देता हूं, देखो कैसे आप जान पाओगे कैसे गलतियां पेपर में होती हैं। अब एक शब्द आपके पेपर में इतना पॉपुलर पूछा जाता है हिंदी में, वर्तनी में, आशीर्वाद। एक इस तरीके से पेपर में ऑप्शन रहेगा। अब आजकल तो आशीर्वाद आटा भी आ रहा है ना? हाँ, और एक इस तरीके से पेपर में रहेगा। अब आपके सामने कठिन समस्या आ गई कि आशीर्वाद तो दोनों एक्के में लगत हुए, थोड़ा सा आंधी आई तो है उड़ के यहां चला गया बस। ठीक है, तो बताओ कौन सही है? ये सही है। और ये क्या है? अच्छा, क्यों गलत है? देखो, हमने आपसे कहा कि जो ऊपर रा लगा है उसके शब्द के पहले पढ़ोगे। अब बताओ ये रा किस पे लगा है? तो वा के पहले पढ़ोगे ना। आशीर, सही पढ़ लिया आपने। जरा इसको पढ़ो, इस वा पे, इस सा पे लगा है ना, तो इसके पहले पढ़ोगे तो आरसी नहीं हो गया भाई। इसको कौन आशीर्वाद पढ़ेगा? इसको तो आरसी बात पढ़ोगे ना आप। ये तो गलत हो गया। अब यही समझ लो ध्यान से एक और चीज, जब इतना अच्छे से आपने पढ़ लिया तो एक और चीज सीख लेते हैं। अब ये जानते हैं संधि विच्छेद कितना आसान हो गया। पॉपुलर संधि है कि जो उड़वा रा आप पढ़ते हो ना, खाली इसी की जगह पे बिंदी लगा दो। क्या लगा दो भाई? आ सी, और इसके बाद ही तो उड़वा रा आएगा, और क्या लगा दो? बस खत्म हो गया। कौन संधि हो गई भाई? विसर्ग संधि। ये जो बिंदी दिख रहा ना, ये विसर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है भाई? तो संधि कौन हो गई? यानी अगर ये वाला रा जहां लगा है, अगर संधि विच्छेद करना है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? और बाकी से उतार देंगे। जैसे मैं और एग्जांपल दिखा दूं, जैसे लिखा है दुर्जन। बताओ रा किस पे लगा है? तो रा किसके पहले पढ़ा जाएगा? तो हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दू के आगे क्या लगा देंगे? बिंदी, और उसके बाद क्या लिख देंगे? खत्म हो गया। लिख दिया ना। अभी देखो लिखा रहेगा, आजकल पेपर में निकलता है ना कि गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। अच्छा बताओ हत्या कैसी होती है? हत्या हमेशा निर्मम ही होती है। तो आप बताओ मोहाई की कुमारी कि हमारा बाबू हो तो कैसे मारी हम? हत्या हमेशा क्या होती है? निर्मम का मतलब मम मतलब ममता, निर मतलब नहीं है, ममता। तो जहां हत्या वहां ममता कहां? अगर हत्या है तो ममता नहीं है, ममता है तो हत्या नहीं होगी। तो पेपर में निकलता मतलब पेपर वाले इतना बाकायदे लिखेंगे, गला दबाकर निर्मम हत्या। हत्या हमेशा निर्मम ही होती है। ठीक है, अब देखो किस अक्षर पे रा लगा है, और ये मां के पहले ही पढ़ोगे ना, तो बता दो ऐसे लिख रहे हैं नी, और उसी रा की जगह पे क्या लगाओगे और क्या लिख दोगे भाई? बस खत्म हो गया, संधि विच्छेद हो गया। संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया? तो हम बात कर रहे थे कि जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है ना, अब वो 8 कैसे जोड़ी गई हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं पहले बता रहा हूं फिर लिखिएगा आप। एक संविधान संशोधन हुआ है, अभी लिखिएगा मत आप। वो हुआ है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। और ये भी पूछता है कभी कभी कब हुआ था, तो कहेंगे सर 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। तब कौन सी जोड़ी गई थी भाषा? सिंधी जोड़ी गई थी। कौन जोड़ी गई थी भाई? एक भाषा जोड़ी गई थी, वो कौन थी? तो पहला लिख लीजिए, 8 में से 1 जुड़ गया, कितना बचा? 7 बचा, भी 7 लिखेंगे आगे। पहले इसको लिखिए, 21वां संविधान संशोधन
कब हुआ? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई प्यारे बच्चों? सिंधी जोड़ी गई। अब यहां सवाल पूछने का तरीका देख लो, कैसे घुमाएगा आपको पता कैसे पूछेगा, पहले लिख लो फिर बताते हैं हम लोग। 1967 सिंधी जोड़ी गई। सवाल कैसे पूछेगा? पूछेगा सिंधी कब जोड़ी गई, तो ऑप्शन रहेगा संशोधन, तो बताएंगे 21वां। कौन सा? या सन रहेगा तो क्या बताएंगे? या ऐसे पूछेगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, या ऐसे पूछेगा इस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या ऐसे पूछेगा कितनी भाषा जोड़ी गई, तो सिर्फ क्या बताएंगे? एक जोड़ी गई। नंबर पूछ लेगा कितनी जोड़ी गई? एक। बात समझ में आ गई? चलो अगला आते हैं। 21वां के बाद प्यारे बच्चों आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? और अब सुन लो पहले ध्यान से, ये जो हमने चिन्ह लगाई ये क्या फालतू में लिख दिया है? इसका क्या मतलब है? ऊपर लिखी गई बातें पुनः नीचे लिख रहे हैं ना। और इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं ना, आप हिंदी में एक टॉपिक है विराम चिन्ह। कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, उसमें से इस विराम चिन्ह का नाम है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक का मतलब पुनः सूचित कर रहे हैं, संविधान संशोधन लिखना ना पड़े इसीलिए। जैसे आप घर से निकले मार्केट के लिए ना, घर वाले कहे हर चीज 5 किलो लेना है, क्या लेना हर चीज, तो अब जिससे कहे 5 किलो चीनी, तो आप एक बार लिखेंगे 5 किलो चीनी। अगली बार अगर हर चीज 5 किलो लेना है तो आप लिखोगे अच्छा दाल, नमक, धनिया, अब क्या लिखोगे हर बार 5 किलो। इसी चिन्ह का प्रयोग करते हो, लेकिन खाली करते हो जानते नहीं हो बस। अब जान लो कि इस चिन्ह का नाम आपके दैनिक जीवन से हटके पेपर में क्या काम है? पुनरुक्ति सूचक का। किसका काम है भाई? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो अगर ये हम लोग बात करें तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 1900। और याद करा दे, इतना आसानी से 3 भाषा जोड़ी गई थी। देखो कितना आसानी से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बना के सिखा रहा हूं। 3 भाषा जोड़ी गई थी और वो थी नमक। नमक जानते हैं टाटा वाला? नमक का मतलब एक ठू जोड़ा गया था प्यारे बच्चों नेपाली। ध्यान सुन लो एकदम आसान है। एक ठू जोड़ा गया था मणिपुरी और एक ठू जोड़ा गया था कोंकणी। कितनी भाषा हो गई भाई? कब जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन में? तो कौन कौन जोड़ी गई? आप नमक याद करके जाओगे, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। क्लियर हो गया? नोट करिए। समझ में आ रहा है ना? क्लास लास्ट पढ़ेंगे रेगुलर अब। चलो और आपका काम है, देखो हम जिस मिशन पे हम और सर लगे हुए हैं ना, अब आपका काम है कि एक हमारे और चाहने से कुछ नहीं होगा, सर के चाहने से आप लोग। अब देखो हम कई बच्चों तक हम पहुंचेंगे, अभी ये पहली क्लास थी, अब बच्चे जुड़ेंगे कंफर्म है। अब आप लोग जितने आपके आसपास बच्चे हैं, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि कोई टाइम पास हो रहा है। जब से क्लास मुझे लग रहा है कि 9:15 पे शुरू हुई है ना, एक भी बता दो ऐसा सिंगल वर्ड जो मैं आपके बिना काम का बोला हूं। ठीक है, एक भी सिंगल वर्ड मैंने कभी हंसी मजाक सब किया, लेकिन सब में सवाल था, सब में सवाल था। ठीक है, जैसे आप देखोगे अभी जब आप रस पढ़ोगे ना, जैसे आता ना कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। कौन सा रस है ये? कौन सा, सॉरी कौन सा ये अलंकार है? नहीं नहीं, अलंकार कौन सा है ये? अतिशयोक्ति अलंकार, भवकाली, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हाइपरबोल पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब नायिका के बाल इतने घने हैं कि अगर वो बाल खोल देगी सूरज निकलना भूल जाएगा, कि पूरब निकलना की पश्चिम। भवकाली नहीं है। फिर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में जान डाल देगी। मतलब तुम्हारी जो मुस्कान है ना, मुर्दा आदमी जिंदा हो जाएगा। भाई उसको ढूंढो, कहां है वो? ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। जैसे आप देखोगे अलंकार में, जब अतिशयोक्ति पढ़ोगे आप, हनुमान जी लंका गए तो वहां पे कवि ने लिखा
कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब कवि का देखो भवकाल, हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई, लंका सगरी जल गई, सारी लंका जल गई बिना आग लगे, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, सारे राक्षस भाग भी गए। संभव है क्या? लंका जल मतलब पूंछ में आग लगी तब लंका जलेगी ना। कवि ने इतना बड़ा चढ़ा कह दिया कि लंका जल गई बिना पूंछ में आग लगे। अब देखो एक शब्द आया क्या? निशाचर। क्या आया भाई? अब बताओ, निशा माने रात्रि, निशा माने, और चर माने विचरण करने वाला। रात में घूमोगे तो निशाचर कहलाओगे। रात में कौन घूमता है? दुष्ट आत्माएं, राक्षस घूमते ना, इनकी शक्तियां दुगनी होती रात में, दिन में नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो रात्रि में विचरण करने वालों क्या कहते हैं हम लोग? निशा माने रात्रि, निशा माने रात्रि। चलो ठीक है, अब हम लोग एक और बच्चा है उस पे काम कर लेते हैं, और वो बच्चा है क्या? अगला आपका, ये कितनी भाषा जुड़ गई भाई? कितनी जुड़ गई? 4 जुड़ा होगा, नहीं जुड़ा है 4? अब बचा कितना है? 4 बचा है, और वो संविधान हुआ है 92वां संविधान संशोधन 2003। कब हुआ भाई? और मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं कौन कौन से जुड़ा था। अभी लिखिए मत आप, मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा आपको। सदाबहार प्रिंटिंग प्रेस कभी बंद नहीं होगा। बोडो डोंगरी, एक पिक्चर आता डोंगरी का राजा, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 2000 किस संविधान संशोधन में? नोट कर लीजिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में। तो जो आपने पढ़ा कि कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 8। हाँ, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हमने शुरुआत में आपको लिखाया कि 22 भाषाएं थी, जिसमें से 14 शुरू में थी और 8 जोड़ी गई थी। 8 कौन कौन जोड़ी गई? पहला कौन जोड़ा गया? सिंधी। कब जोड़ा गया? 1900 कौन सा संशोधन था? और 3 जोड़ा गया नमक। कब जोड़ा गया? 71वां था, मतलब नेपाली, मणिपुरी और, अच्छा यहां सवाल पूछेगा कि कितनी भाषाएं जोड़ा गया था, नंबर पूछेगा तो, और यहां नंबर पूछेगा तो 4 यहां, 3 यहां, 1 यहां, कितना हो गया? यही 8 भाषाएं निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत क्या हुई थी? जोड़ी गई थी। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप आज की क्लास में इतनी बातों को अच्छे से जो आपने पढ़ा हुआ है, घर पे जाइएगा, पूरे 1 घंटे की क्लास हमने आपको दे दी है रिवीजन के लिए। रिवीजन करिएगा, अगली हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, उपभाषाएं और बोलियां। हेडिंग बना के क्या छोड़नी है भाई? उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं और बोलियां। तो मैं आपको चर्चा कर ले 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैथ थोड़ा पढ़ाते हैं, फिर अगले जब क्लास में आएंगे तो हिंदी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? जानते कितनी उपभाषाएं हिंदी में? 5। कितनी है भाई? और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी है भाई? तो हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं कैसे होता है। एक उपभाषा आएगी आपकी पूर्वी, कौन आएगी भाई? और अब पूछेगा इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी, तो 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, और ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे हुई है? सवाल देखो, मागधी का क्लियर काम कर लेना। अब 3 बोलियां कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, यानी एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच। भाई गाड़ी चलाने में क्या है?
ड्राइविंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती भाई? गाड़ी में क्या है? एक्सीलेटर काम का है, ब्रेक और क्लच, इसके अलावा कुछ है क्या गाड़ी में? जो आपको नहीं आता वही तो है। जिसको एक्सीलेटर ऑपरेट करने आ गया, ब्रेक और क्लच, गाड़ी चला लेगा। और ये हमारे काम में एक्सीलेटर नहीं है, ये ए से अवधि है, क्या है भाई? और ये बी से बघेली है, और सी से आपका ये हमारे भाई छत्तीसगढ़ी है। कौन सी है? अब ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां खत्म हो गई। याद क्या करके जाना? ए बी सी। और पेपर में पता क्या आ जाएगा? जैसे ए आएगा अपने आप अवधि आएगा, बी आएगा अपने आप बघेली आएगा, सी आएगा अपने आप, क्योंकि ये सारी बातें पेपर में छपी रहेंगी ना, आपको चूज करना है, केवल याद करके थोड़ी जाना है। कोई लिखने वाला पेपर हाई स्कूल पेपर की लिखेगा पड़ेगा, वहां तो ऑप्शन रहेंगे। तो आप जैसे अवधि दिखेगा आपके दिमाग में, अच्छा ए वाला है, तो बघेली दिखेगा बी वाला है, ये दिखेगा तो मतलब। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन? अवधि, बघेली और, कैसे याद करोगे? ए बी और। इतना आसान है ना कि आप समझ सकते हो कि एक को याद नहीं करना पड़ेगा। देखो जैसे हम लोग कह दें नेपाली, नेपाली वाला याद करा दें। पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती हैं। शादी ब्याह में बुआ लोग क्या मांगती हैं? नेग मांगती है ना। तो जो पहाड़ी इलाका है वहां बुआ लोग नेग कम मांगती हैं। अब पहाड़ी इलाका का मतलब नेपाल समझ लो, क्या समझ लो? तो यहां से नेपाली हो गया, गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया। क्या हो गया भाई? नेपाली उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन आएंगी? नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। खत्म हो गया 3 ठो। खाली याद क्या करना है? नेग कम है। क्या कम है भाई? या ऐसे कर लो कि पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती हैं, शादी ब्याह में तो नेग मांगती हैं, तो ने से क्या हो गया? गा से, और कम मतलब कुमाऊनी, नहीं हो जाएगा? तो बहुत आसान है, एकदम आसानी से मैं आपको पूरा चीज याद करा दूंगा, कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है? तो 5 मिनट आप ब्रेक कर लीजिए, तब फिर रिफ्रेश होकर दोबारा से आते हैं हम लोग, ठीक है?